दो नए युवक नेता जवाहर और सुभाष। 1928 इस देश के इतिहास में हमेशा ही एक नया मोड़ सिद्ध होगा। इस वर्ष कई ऐसी घटनाएं हुई जिन्होंने हमारे देश की राजनीति में काफी गर्मी पैदा कर दी। साइमन कमीशन का आगमन, लाहौर में लाला लाजपत राय पर पुलिस का लाठीचार्ज, लखनऊ में पंडित जवाहरलाल नेहरू पर पुलिस की लाठी से हमला, लाला जी की मौत, उनके खून का बदला लेने के लिए एक अंग्रेज अफसर की हत्या इत्यादि। इन घटनाओं ने देश में एक हलचल पैदा कर दी। साइमन कमीशन जहां भी जाता उसके विरुद्ध प्रदर्शन होता, पुलिस लाठी चलाती, लोग घायल होते और इस तरह ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध जनता का आक्रोश बढ़ता गया। जहां एक क्रांतिकारी युवकों का संबंध था, उन्होंने तो सैंडर्स की हत्या करके और उसके बाद पर्चे बांटकर यह सिद्ध कर दिया था कि वे अब और अधिक समय तक प्रतीक्षा ना करेंगे। परंतु जो नवयुवक कांग्रेस के अंदर रहकर काम करना चाहते थे, वे भी अधीर हो रहे थे। उन्हें अपने बुजुर्गों की नीति पसंद न थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस युवकों के इस वर्ग का नेतृत्व कर रहे थे। ऐसी स्थिति में दिसंबर 1928 में कलकत्ता में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ। पंडित मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने यह मांग की कि ब्रिटिश सरकार भारत को उपनिवेश अधिकार तुरंत दे। यदि वह इसके लिए तैयार ना हो तो कांग्रेस अपनी भावी कार्य पद्धति का निर्णय करे। महात्मा गांधी भी इसी विचार के थे, परंतु पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस की यह मांग थी कि समय आ गया है, अब कांग्रेस को पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा कर देनी चाहिए और उसके लिए संघर्ष करना चाहिए। जब कांग्रेस का अधिवेशन शुरू हुआ तो दोनों धड़ों में जोरदार संघर्ष हुआ, परंतु इसका सबसे उज्जवल पक्ष यह था कि पिता और पुत्र विभिन्न दृष्टिकोणों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, फिर भी उनके व्यक्तिगत संबंधों में कोई अंतर न आया था। श्री सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस सेवा दल के सेनापति थे, इसलिए युवक वर्ग का पूरा समर्थन उन दोनों को अर्थात श्री जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस को मिल रहा था। सैंडर्स की हत्या ने पहली बार कांग्रेस के नेताओं को यह आभास कराया कि यदि उन्होंने युवकों को शांत कराने का प्रयास ना किया तो क्रांतिकारी बल पकड़ जाएंगे और युवक वर्ग कांग्रेस के हाथ से निकल जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी ने बीच का मार्ग ढूंढने का प्रयास कर दिया। अंत में उन्होंने यह समझौते का प्रस्ताव पेश कर दिया कि यदि ब्रिटिश सरकार ने 1 वर्ष के अंदर भारत को उपनिवेश का दर्जा ना दिया तो कांग्रेस का जो अधिवेशन 1 वर्ष बाद होगा उसमें कांग्रेस न केवल पूर्ण आजादी को अपना मुख्य लक्ष्य घोषित करेगी, अपितु इसके लिए आंदोलन भी छेड़ेगी। पंडित जवाहरलाल और श्री सुभाष चंद्र बोस को यह प्रस्ताव स्वीकारना था। वह ब्रिटिश सरकार को अब और कोई समय नहीं देना चाहते थे, परंतु गांधी जी का प्रस्ताव भारी बहुमत से पास हो गया। इस प्रस्ताव के स्वीकार हो जाने पर ब्रिटिश सरकार का व्यवहार और भी कड़ा हो गया। उसे यह आभास होने लगा कि देश की जनता कांग्रेस के साथ है, विशेषकर गांधी जी के साथ। इसलिए आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए उसने पब्लिक सेफ्टी एक्ट के नाम से कानून तैयार किया। जब वह विधानसभा में पेश हुआ तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने इसे काला कानून का नाम दिया, जिसमें ना कोई अपील काम कर सकती थी, ना कोई दलील और ना ही कोई वकील। इस बिल का इतना विरोध हुआ कि सभी पार्टियों ने इसे अस्वीकार घोषित कर दिया और इसे रद्द कर दिया। इस तरह जो टक्कर विधानसभा के बाहर कांग्रेस और सरकार के बीच अभी 1 वर्ष बाद शुरू होनी थी, वह विधानसभा के अंदर ही शुरू हो गई और अंत में सभी विपक्षी दलों ने निर्णय किया कि सरकार की ओर से पेश किए गए किसी भी ऐसे बिल को स्वीकार न किया जाए जो लोगों को नागरिक एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर पाबंदी लगाता हो। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक मंच पर इकट्ठी हो गए। उन दिनों जिन 2 व्यक्तियों ने विधानसभा में विशेष नाम पैदा किया था, इनमें एक पंजाब के दीवान चमनलाल थे और दूसरे मद्रास के श्री सत्यमूर्ति। दोनों को अंग्रेजी भाषा पर पूर्ण अधिकार प्राप्त था। वे धुआंधार भाषण दे सकते थे। दीवान
चमनलाल पंडित मोतीलाल के दायां हाथ थे। पंडित जी चूंकि अपनी पार्टी के नेता थे, इसलिए जब भाषण देते वह तर्कपूर्ण तो होता, परंतु वे नैतिकता और शिष्टाचार को किसी समय भी हाथ से जाने न देते। इसलिए अंग्रेज भी उनकी प्रशंसा करते। मगर जब उन्होंने किसी की पगड़ी उतरवानी होती तो दीवान चमनलाल को खड़ा कर देते और वे सरकार की धज्जियां उड़ाकर रख देते। दूसरी ओर जब प्रश्न पूछने का अवसर आता तो श्री सत्यमूर्ति को खड़ा कर दिया जाता। जब वह खड़े होते तो सरकारी बेंच सहम जाते और वे प्रश्न पर प्रश्न पूछते। इन सबका सौभाग्य यह था कि विधानसभा के प्रधान उन दिनों सरदार वल्लभ भाई पटेल के बड़े भाई श्री विट्ठल भाई पटेल थे। उनके बारे में कहा जाता था कि ये अपना त्याग पत्र सदैव अपनी जेब में रखते थे। उन्हें इस बात की कोई परवाह न थी कि अंग्रेज क्या कहते हैं। वे अत्यंत निर्भयता के साथ अपने निर्णय सुनाते। उस समय की अंग्रेज सरकार उनसे बड़ी परेशान थी, परंतु उनका कुछ बिगाड़ नहीं सकती थी। वे ना तो किसी के प्रभाव में आते और ना किसी से भयभीत होते। हृदय से वे अत्यंत राष्ट्रवादी थे, इसलिए उनके निर्णय प्राय अंग्रेज सरकार के विरुद्ध होते। सरकार ने इसके विरुद्ध अंधविश्वास अविश्वास प्रस्ताव पेश करके उन्हें हटाने का प्रयास किया, परंतु इसमें भी वह सफल न हुई। परंतु सरकार अपने काले कानून को लागू करने पर डटी हुई थी और उसने यह घोषणा कर दी थी कि यदि विधानसभा ने इस कानून की स्वीकृति न दी तो वायसरॉय इसे अपने विशेष अधिकार से स्वीकृति दे देंगे। इस घोषणा ने सारे देश में एक नई गर्मी पैदा कर दी। कांग्रेस के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू और श्री सुभाष चंद्र बोस जैसे नवयुवकों का जो गर्म दल था, वह तो पहले ही कहता था कि अंग्रेजों के साथ कोई समझौता संभव नहीं। महात्मा गांधी और मोतीलाल नेहरू भी यही समझने लगे कि ब्रिटिश सरकार के साथ टक्कर अनिवार्य है। इसके बिना पूर्ण स्वतंत्रता तो क्या उपनिवेश का दर्जा भी न मिल सकेगा। इसलिए उनका मस्तिष्क भी अब एक नए संघर्ष की बात सोचने लगा था। दूसरी ओर देश के क्रांतिकारी नवयुवक यह अनुभव कर रहे थे कि कांग्रेसी नेताओं की नर्म नीति के कारण अंग्रेज कोई उचित बात सुनने को तैयार नहीं है। लाहौर में सैंडर्स की हत्या करके और लाला लाजपत राय के खून का बदला लेकर उन्होंने एक ऐसा कारनामा कर दिखाया था जिसके कारण युवकों का ध्यान भी अब कांग्रेस से हटकर क्रांतिकारियों की ओर जा रहा था। परंतु कोई क्रांतिकारी आंदोलन कभी सार्वजनिक आंदोलन नहीं बन सकता। यदि वह कुछ लोगों तक सीमित रहे तो यह सफल हो सकता है, पर आवश्यकता से अधिक लोगों में इसकी चर्चा शुरू हो जाए तो इसके रहस्य खुलने लगते हैं, फिर वह असफल हो जाता है। इसलिए क्रांतिकारी आंदोलन इस समय भी कुछ नवयुवकों तक ही सीमित था। यद्यपि उनका जाल पंजाब, उत्तर प्रदेश और बंगाल में फैला हुआ था। चंद्रशेखर आजाद उनके नेता थे। भगत सिंह इस सेना के उप सेनापति थे। दोनों मिलकर कई निर्णय करते। सन 1929 में देश में जो परिस्थितियां पैदा हो रही थीं, उनके विषय में भी उन्होंने अपनी एक योजना बनाई और उसे क्रियान्वित करने का प्रयास आरंभ कर दिया। भारत की केंद्रीय विधानसभा में उस दिन दो घटनाएं होने वाली थीं, जिसे हम लोग आजकल लोकसभा कहते हैं। उन दिनों इसका नाम केंद्रीय सभा विधानसभा था। और जहां आज हमारे निर्वाचित मंत्री बैठते हैं, उन दिनों अंग्रेज सरकार के मनोनीत मंत्री बैठा करते थे, जो अधिकतर अंग्रेज ही हुआ करते थे। इनके अतिरिक्त कई और भी ऐसे भारतीय होते थे जिन्हें सरकार मनोनीत करती थी। वे भी प्राय सरकार का ही साथ दिया करते थे। परंतु इस विधानसभा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि इसकी अध्यक्षता श्री विट्ठल भाई पटेल किया करते थे। उन जैसा निर्भीक और निस्वार्थ विधानसभा अध्यक्ष पुनः कोई देखने को नहीं मिला। अंग्रेज सरकार भी उनसे थर थर कांपती थी और वह भी निर्भय होकर बिना किसी का लिहाज किए अपने निर्णय किया करती थी। उन दिनों मेरठ में एक मुकदमा चल रहा था। देश के बहुत से राष्ट्रीय युवकों को गिरफ्तार करके उन पर सरकार का तख्ता पलटने का आरोप में षड्यंत्र का एक मुकदमा बनाया गया था। दूसरी ओर सरकार ने विधानसभा में पब्लिक सेफ्टी बिल नाम से काला कानून पेश कर दिया था, जिसके पास हो जाने पर वह जिसे चाहे गिरफ्तार करके जेल में डाल सकती थी।
इस कानून के बनने से ना कोई अपील, ना कोई वकील और ना कोई दलील काम आ सकती थी। जब यह बिल पेश हुआ तो कांग्रेस पार्टी की ओर से आपत्ति की गई कि यदि वह पास हो गया तो उसका प्रभाव मेरठ षड्यंत्र कांड पर पड़ेगा। इसलिए या तो इसे उस समय तक स्थगित रखा जाए जब तक मुकदमा खत्म नहीं हो जाता, या मुकदमा वापस ले लिया जाए और फिर उसे पेश किया जाए। 2-3 दिन इस पर खूब बहस होती रही, परंतु सरकार कोई उचित बात सुनने को तैयार न हुई और बावजूद इसके जनता के प्रतिनिधियों ने इस बिल को अस्वीकार कर दिया। वॉइसरॉय ने अपने विशेष अधिकारों से इसकी स्वीकृति देने का निर्णय कर लिया और इसके लिए 8 अप्रैल 1929 का दिन नियत किया गया, जिस दिन की उसकी विधानसभा में घोषणा होनी थी। दूसरी ओर श्री विट्ठल भाई पटेल इस बात का निश्चय किए हुए थे कि यदि सरकार ने जनता की भावनाओं को पांव तले रोकने का प्रयास किया तो वे भी अपने विशेष अधिकारों से सरकार को विधानसभा में यह घोषणा करने की अनुमति ना देंगे, अर्थात उस दिन विधानसभा में एक बहुत बड़ी टक्कर होने वाली थी। दूसरी ओर क्रांतिकारी पार्टी भी यह निर्णय कर चुकी थी कि सरकार जो धांधली मचा रही है इसका कुछ ना कुछ उत्तर तो देना ही चाहिए। इसके लिए उसने भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को निर्वाचित किया और उनके जिम्मे यह काम लगाया कि वह विधानसभा में जाकर उस समय बम फेंकें जब सरकार यह घोषणा करने लगी कि वॉइसरॉय ने अपने विशेष अधिकारों से पब्लिक सेफ्टी एक्ट की स्वीकृति दे दी है। साथ ही उन्हें कुछ छपे हुए पर्चे भी दिए गए जो उन्होंने वहां फेंकने थे। उनमें उनकी इस कार्रवाई का उद्देश्य बताया गया था। 10 बजे के लगभग भगत सिंह और दत्त दोनों विधानसभा को विजिटरी गैलरी में जाकर बैठ गए। दोनों ने निक्करें पहन रखी थी। भगत सिंह के सर पर हैट थी और दत्त नंगे सिर थे। भगत सिंह अपने केस और दाढ़ी तो सैंडर्स की हत्या के बाद ही मुड़वा चुके थे, इसलिए जिसने उन्हें पहले ना देखा था वह उन्हें पहचान ना सकता था। संतोष के साथ बैठने के बाद उन्होंने विधानसभा भवन को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उन्हें चिंता थी तो एक बात की कि जब उनका बम फटे तो किसी भारतीय को चोट ना आए। विशेषकर वे विधानसभा के अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल के बारे में बड़े चिंतित थे कि कहीं बम का टुकड़ा उड़कर उनकी ओर ना चला जाए। पंडित मोतीलाल नेहरू भी वहां ही बैठे थे। देश के और भी कई नेता उस समय वहां उपस्थित थे। चूंकि उस दिन सरकार की ओर से विशेष घोषणा होने वाली थी और यह भी आशा थी कि विधानसभा के अध्यक्ष श्री विट्ठल भाई पटेल भी अपना निर्णय सुनाएंगे, इसलिए दर्शकों की भी उस दिन काफी भीड़ थी और उनमें लॉर्ड साइमन भी बैठे थे, जिनका साइमन कमीशन का बहिष्कार सारे देश में हो रहा था। 11 बजे के करीब सरकारी दल के नेता सर जॉर्ज शुस्टर यह घोषणा करने के लिए उठे कि जो कानून विधानसभा ने अस्वीकार कर दिए हैं उन्हें वॉइसरॉय ने अपने विशेष अधिकारों से स्वीकार कर लिया है। ज्यों ही वे खड़े हुए, भगत सिंह भी अपने स्थान पर खड़ा हो गया और उसने एक बम सर जॉर्ज शुस्टर के पीछे दीवार पर फेंका। उन्होंने दूसरा बम फेंका और सारे हॉल में भगदड़ मच गई। कुछ लोग कुर्सियों के नीचे छिप गए। भगत सिंह ने उन पर 2 गोलियां चलाईं, परंतु वे बच गए। इस भगदड़ में जब लोग अपने अपने बचाव का प्रयास कर रहे थे, लोग किधर भाग रहे थे, कोई किधर, तो भगत सिंह और दत्त अपनी जगह खड़े होकर जोर जोर से नारे लगा रहे थे, इंकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। ये सारे वास्तव में उन्होंने अंग्रेजी में लगाए थे, लॉन्ग लिव रिवॉल्यूशन और डाउन विद इंपेरियलिज्म। यह पहला अवसर था कि भारत में इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया गया था। इससे भी पूर्व तो भारत माता की जय या वंदे मातरम का ही नारा लगाया जाता था। भगत सिंह और दत्त ने देश के नवयुवकों को एक नया नारा दिया, इंकलाब जिंदाबाद। और इसके बाद उन्होंने अपनी गैलरी में वे छपे हुए पर्चे नीचे फेंकने शुरू कर दिए जो वे अपने साथ लाए थे। इसका आरंभ एक फ्रांसीसी आतंकवादी के इन शब्दों से होता है, बहरे कानों को सुनाने के लिए बहुत ऊंची आवाज की जरूरत होती है।
बम क्यों फेंका गया? उसका उत्तर देते हुए उन्होंने इस पर्चे में लिखा था, हम मानव जीवन को पवित्र मानते हैं और अपने उज्जवल भविष्य में विश्वास रखते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता और शांति मिल सके। हमें इस बात का खेद है कि कभी कभी हमें मनुष्य का रक्त बहाना पड़ता है, परंतु एक क्रांति द्वारा सभी को समान स्वाधीनता उपलब्ध कराने और मनुष्य द्वारा मनुष्य पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए क्रांति के समय कुछ खून बहाना अपरिहार्य हुआ करता था। ये पर्चे फेंकने के बाद भगत सिंह और दत्त वहीं खड़े रहे। सारे हॉल में भगदड़ मची हुई थी और किसी को उनके निकट जाने का साहस न होता था। पुलिस को भी ज्ञात था कि उनके पास बम भी हैं और पिस्तौल भी, इसलिए उन्हें गिरफ्तार करने के लिए कोई आगे ना बढ़ा। परंतु यह क्रम कब तक चल सकता था? अंत में एक अंग्रेज इंस्पेक्टर ने पीछे से आकर उन्हें पकड़ लिया। इस पर भगत सिंह ने कहा कि घबराने की कोई बात नहीं है, ना वे भाग रहे हैं और ना इसके बाद किसी पर हमला करने वाले हैं। दोनों ने जो कुछ करना था कर दिया। यह सब कुछ क्यों किया, इसके बारे में अपना विस्तृत बयान वे अदालत में देंगे। इसके अतिरिक्त अब और वह कुछ नहीं कहना चाहते। इस पर उस पुलिस अफसर की जान में जान आई। उसने कुछ और सिपाही को बुला लिया और उन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। सैंडर्स की हत्या ने सारे देश में धमाका किया था, परंतु जो कुछ भगत सिंह और दत्त ने उस दिन विधानसभा में किया उसने विश्व भर में तहलका मचा दिया। भारत की केंद्रीय विधानसभा के हॉल में जहां ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि बैठे थे, दो नौजवानों ने अत्यंत निर्भयता से न केवल बम फेंके अपितु इंकलाब जिंदाबाद का नारा लगाकर आने वाली क्रांति का संदेश सारी दुनिया को पहुंचा दिया। उस दिन मित्र और शत्रु सबको पता चला कि अब भारत अंग्रेजों का गुलाम नहीं रह सकता। उस दिन परिस्थितियों ने क्या रूप धारण कर लिया था, इसका अनुमान पाठक उन शब्दों से लगा सकते हैं जो एक व्यक्ति ने बटुकेश्वर दत्त को उस समय कहे जब वे दिल्ली की पार्लियामेंट स्ट्रीट के हवालात में टहल रहे थे। उनसे बात करने की किसी को अनुमति ना थी, परंतु एक व्यक्ति सूट बूट पहन के उनके सामने से गुजर गया और जाता हुआ कह गया, यंग मैन, यू हैव मेड हिस्ट्री टुडे। अर्थात नवयुवक, आज तुमने इतिहास बना दिया। और निश्चय ही भगत सिंह और दत्त ने उस दिन अपने बलिदान से एक नया इतिहास लिखा था। भगत सिंह और दत्त का ऐतिहासिक बयान। 8 अप्रैल 1929 उन दोनों ने विधानसभा में बम फेंके। 4 जून से 12 जून तक उनके विरुद्ध सेशन अदालत में मुकदमा चलाया गया। 12 जून को दोनों को उम्र कैद की सजा दी गई। इस मुकदमे में उन्होंने क्या बयान दिए, इस बारे में लिखने से पूर्व मैं पाठकों का ध्यान भगत सिंह और दत्त की इस कुर्बानी की एक और पक्ष की ओर दिलाना चाहता हूँ। भगत सिंह से पूर्व और इसके बाद कई और भी क्रांतिकारी हुए जो फांसी पर लटका दिए गए, पुलिस और सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हो गए, परंतु भगत सिंह एकमात्र उदाहरण है जब कोई नवयुवक जानबूझकर मौत के मुंह में स्वयं गया हो। सैंडर्स की हत्या के बाद उसने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया था। उसके कई साथी चाहते थे कि उसे किसी तरह देश से बाहर निकाल दिया जाए। वे जानते थे कि वह पकड़ा गया तो निश्चित ही फांसी पर लटका दिया जाएगा। भगत सिंह स्वयं भी यह जानता था कि जिस दिन वह पकड़ा गया वह बचकर वापस ना आ सकेगा। सैंडर्स की हत्या के बाद वह किसी न किसी तरह बचकर निकल चुका होता, परंतु यदि वह अब कहीं पकड़ा गया तो फिर नहीं निकल सकेगा। इस पर भी उसने स्वयं विधानसभा में जाकर बम फेंकने का हट किया। उसका मुख्य कारण उसका यह समझना था कि केवल किसी की हत्या करना या बम फेंक देना ही पर्याप्त नहीं। देश में एक ऐसा वातावरण पैदा करना चाहिए कि जनता भी क्रांतिकारी ढंग से सोचने लगे, और जिस दिन लोगों की मनोवृत्ति क्रांति पूर्ण हो जाएगी उस दिन क्रांति हमारे दरवाजे पर आकर दस्तक देने लगेगी। जनता के मस्तिष्क में क्रांति पैदा करने के लिए 2 बातों की आवश्यकता है, एक बलिदान की और दूसरी क्रांति की भावना का स्पष्टीकरण इस ढंग से किया जाए कि लोग उसे समझ सकें। किसी ना किसी कारण भगत सिंह समझता था कि ये दोनों काम वह बहुत अच्छी तरह कर सकता है। केवल वही नहीं, उसके साथी भी यही समझते थे। यही कारण है कि सुखदेव ने उसे विवश किया कि किसी और को विधानसभा में बम फेंकने के लिए भेजने की बजाय वह स्वयं जाए, और वह गया। भगत सिंह और दत्त ने अदालत में जो बयान दिया वह ऐतिहासिक महत्व रखता है। काश कि उसे इस देश के नवयुवकों को पढ़ाया जाता।
हर बच्चे के लिए इसका अध्ययन आवश्यक होता, ताकि हमारी वर्तमान पीढ़ी भी समझ सकती कि देश के लिए अपना जीवन बलिदान करने का क्या अर्थ है। यह सारा बयान तो वहां नकल करना संभव नहीं, किंतु पाठकों की रुचि के लिए इसका आवश्यक भाग नीचे दर्ज करता हूं। बम फेंकने के बाद हमने अपने आप को अपने किए की सजा भुगतने के लिए पेश कर दिया, ताकि साम्राज्यवाद के अनुयायियों को ज्ञात हो सके कि कुछ व्यक्तियों को कुचलने से सारे देश की भावनाएं कुचली नहीं जा सकती। हम दो तुच्छ व्यक्ति भगत सिंह और दत्त को कुचलने से राष्ट्र को कुचला नहीं जा सकता। इतिहास साक्षी है कि निकृष्टतम अत्याचार फ्रांस में क्रांति आंदोलन को दबा न सके। फांसी का फंदा और साइबेरिया में निष्कासन रूस में क्रांति को रोक ना सका। इस तरह काले कानून और सेफ्टी बिल भारत में स्वतंत्रता की लपटों को बुझा न सकेंगे। षड्यंत्र के बड़े बड़े मुकदमे चलाने या प्रगतिशील विचारों के नवयुवकों को जेलों में बंद करने से क्रांति नहीं रुक सकती। अधीनस्थ अदालत ने भगत सिंह से पूछा कि उनके विचार में क्रांति की परिभाषा क्या है। इसके उत्तर में भगत सिंह का बयान था कि हम बता देना चाहते हैं कि क्रांति में व्यक्तिगत हत्या की गुंजाइश नहीं, ना ही इसे रक्तपात से संबंध करना जरूरी है। क्रांति से हमारा उद्देश्य यह है कि अन्याय पर आधारित वर्तमान व्यवस्था बदली जाए। मजदूर और किसान समाज के आवश्यक अंग हैं, परंतु वर्तमान व्यवस्था उनके परिश्रम के फल और मूल अधिकारों से उन्हें वंचित कर रही है। हर ऐसे व्यक्ति को जिसे इन बातों का आभास हो, समाजवाद की आवश्यकता को स्वीकार करना चाहिए। जब तक ऐसा समाज कायम न किया जाएगा, मनुष्य के हाथों दूसरे मनुष्य को और एक राष्ट्र के हाथों दूसरे राष्ट्र की लूट खसूट खत्म न होगी। हमारे समाज में यही वे त्रुटियां हैं जो साम्राज्यवाद को पनपने का अवसर दे रही हैं। इन्हें समाप्त करना हर व्यक्ति का कर्तव्य है। क्रांति का अर्थ एक ऐसे समाज की स्थापना है जो इन त्रुटियों से मुक्त हो। एक ऐसा समाज जिसमें एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को और एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र को लूट का शिकार ना बना सके। हमारा विकास है कि केवल एक ऐसा समाज ही मानवता को पूंजी की पराधीनता और युद्धों से मुक्ति दिला सकता है। हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि हमने इसकी व्याख्या कर दी है। इसके साथ हमने एक चेतावनी भी दी है कि यदि उसकी उपेक्षा करके वर्तमान शासन पद्धति को ना बदला गया तो अतः क्रांति अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। क्रांति मानव जाति का स्वाभाविक अधिकार है। समाज के वास्तविक मुक्तिदाता मजदूर और किसान है। लोकतंत्र का शासन जनता का अंतिम चारागार है। हम इस उद्देश्य और इस क्रांति के लिए हर मुसीबत का स्वागत करेंगे और बड़े से बड़ा बलिदान देने को तैयार है। हम क्रांति की बलिदेवी पर अपना यौवन भेंट चढ़ाने के लिए आए हैं और कोई बलिदान इस महान उद्देश्य के उपयुक्त नहीं है। इंकलाब जिंदाबाद। इस ऐतिहासिक बयान ने सारे देश में एक हंगामा पैदा कर दिया। इससे पूर्व जितने भी क्रांतिकारी हुए हैं, किसी ने भी इस ढंग से अपने उद्देश्य की व्याख्या नहीं की थी। ऐसे तो कई हो चुके थे जिन्होंने अपना अपराध स्वीकार किए हों, मगर इस क्रांति के लिए सब कुछ किया जा रहा है, उसका वास्तविक अर्थ क्या है, यह इससे पूर्व किसी ने बयान ना किया था। इसका यह परिणाम हुआ कि भगत सिंह और दत्त के नाम देश के बच्चे बच्चे की जबान पर चढ़ गए। नवयुवक उसकी पूजा करने लगे। सारा देश भगत सिंह जिंदाबाद और श्री बी के दत्त जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जो कुछ वे चाहते थे वही अंत में हो गया। लोगों के मन मस्तिष्क पर इसका बहुत गहरा प्रभाव था। इसका अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि लाहौर की एक सार्वजनिक सभा में भाषण देते हुए जमींदार के संपादक मोहम्मद जफर अली खान ने भगत सिंह और दत्त पर अपनी एक कविता पढ़कर सुनाई। इस कविता का अंतिम शेर था, शहीदाने वतन के खूने नाहक का जो सत निकले, तो उसके जर्रा जर्रा से भगत सिंह और दत्त निकले। इन दोनों को उम्र कैद की सजा हुई और वह 20 वर्ष के लिए जेल में बंद कर दिए गए। परंतु उन्होंने जो कुछ किया था उसका प्रभाव देश की सारी राजनीति पर पड़ना शुरू हो गया। कांग्रेस के नेता भी यह अनुभव करने लगे थे कि उन्हें भी अपनी गति कुछ तेज करनी पड़ेगी, वरना परिस्थितियां उनके काबू से बाहर हो जाएंगी। कांग्रेस का आगामी वार्षिक अधिवेशन लाहौर में होना था, इसलिए पंजाब की राजनीति एक नई रस्साकसी शुरू हो गई।
मैं यद्यपि अभी कॉलेज में शिक्षा पा रहा था, परंतु मैंने भी यह अनुभव किया कि कांग्रेस के अधिवेशन में मुझे कुछ न कुछ भूमिका निभानी चाहिए। इसलिए मैं कांग्रेस सेवा दल में भर्ती हो गया। विचार था कि इस देश के नेताओं के दर्शन भी हो जाएंगे, कांग्रेस का अधिवेशन भी देख लूंगा और कुछ सेवा भी हो जाएगी। परंतु सरकार को कुछ और स्वीकार था। सारा देश लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन देखने के लिए आ रहा था और हम एक बार फिर हथकड़ियों में जकड़े हुए जेल की ओर मार्च कर रहे थे। लाहौर में रहते हुए भी लाहौर का कांग्रेस अधिवेशन ना देख सके। लाहौर में रावी के किनारे लाला लाजपत राय नगर के एक कोने में कांग्रेस सेवा दल का कैंप लगा हुआ था। अतः 23 दिसंबर की रात को 2 बजे हम सब वही प्रबंध करते रहे और कोई 2:30 बजे के लगभग आकर सो गए। दूसरे दिन प्रातः 6 बजे जिन लोगों ने लाहौर में दिन गुजारे हैं वे जानते हैं वहां दिसंबर में कितनी सर्दी पड़ा करती थी, और रावी के किनारे एक छौलदारी के किनारे में तो सर्दी और भी अधिक अनुभव होती थी। इसलिए मैं रजाई में लपेटे आराम से सो रहा था कि 6 बजे के लगभग डॉक्टर गोपीचंद भार्गव और श्री मंगल सिंह दोनों हमारे कैंप में आए। हमारी छौलदारी में आकर उन्होंने मुझे आवाज दी कि मैं उठूं और तैयारी करूं। मैं अपनी रजाई में मजे से लेटा था। रात को देर से सोया था, आंखों में नींद भरी थी। मैंने उत्तर दिया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जुलूस तो अभी निकलना है। आज कौन सी ऐसी मुसीबत आ गई जो डॉक्टर साहब आज प्रातः ही उठा रहे हैं। इस पर डॉक्टर साहब ने बड़े प्यार से कहा, उठो भाई, जवाहरलाल का तो जुलूस कल निकलेगा, तुम्हारा तो अभी निकलना है। मैं डॉक्टर साहब की बात को समझ ना सका, इसलिए यह सोचकर कि वे तो मजाक करते रहते हैं, अपना सिर रजाई में ढांप कर लेट गया। इस पर डॉक्टर साहब ने कहा, नहीं भाई उठो, अपना सामान बांधो, पुलिस तुम्हें और किरण चंद्र को गिरफ्तार करने आई है। मैंने उनसे आधे घंटे की अवधि मांगी है, इसके बाद तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। डॉक्टर साहब की ये बातें सुनकर मेरी नींद काफुर की तरह उड़ गई। मैं उठ खड़ा हुआ और डॉक्टर भार्गव से पूछा कि ये मामला क्या है। उन्होंने कहा कि कल दिल्ली में वायसरॉय की गाड़ी को उड़ाने का जो प्रयास किया था, उस विषय में पुलिस तुम्हें और जितेंद्र नाथ दास के भाई किरण चंद्र दास को गिरफ्तार करने आई है। वे भी उस समय लाला लाजपत राय नगर में ठहरे थे। मैंने कहा, मैं तो कल लाहौर में था, आप ही के पास था। वायसरॉय की गाड़ी को दिल्ली में उड़ाने का प्रयास किया गया, मेरा इससे क्या संबंध। डॉक्टर साहब ने कहा, भाई बद से बदनाम बुरा, किसी ना किसी कारण अब तुम पुलिस की नजर में अपराधी बन गए हो, इसलिए जहां कोई घटना होती है वह तुम्हें गिरफ्तार कर लेती है। वे तुम्हें यहाँ आकर गिरफ्तार करना चाहते थे, मगर हमने उन्हें कहा है कि आधे घंटे बाद तुम्हें हम उनके हवाले कर देंगे, इसलिए तुम तैयारी करो। मैंने कहा, यदि मैं ना जाऊं और चुपके से कहीं और भाग जाऊं तो क्या होगा। डॉक्टर साहब कहने लगे, इसमें कोई बुद्धिमत्ता नहीं, पुलिस ने सारे लाजपत नगर को घेर रखा है। इस समय तुम्हारे लिए यहाँ से निकलना आसान ना होगा, और हम फिर वायदा कर चुके हैं कि हम तुम्हें पुलिस के हवाले कर देंगे। यदि हम ऐसा ना कर पाए तो हमारे लिए कठिनाइयां उठ खड़ी होंगी, और फिर मालूम नहीं कि हम यहाँ कांग्रेस अधिवेशन कर भी सकेंगे या नहीं। गांधी जी तथा दूसरे नेता को भी यह पसंद नहीं आएगा कि हमने एक वादा किया और उसे पूरा ना किया। मैंने डॉक्टर भार्गव की बात मान ली और तैयारियां शुरू कर दी। मैंने कहा, मेरे घर वालों को तो सूचना दे दी जाए। डॉक्टर साहब ने कहा कि वे मेरे पिताजी को बुलाने के लिए पहले ही एक व्यक्ति को भेज चुके हैं, और कुछ ही देर में मेरे पिताजी और मेरी बहन भी वहां आ गए। मेरी और किरण चंद्र दास की गिरफ्तारी की खबर आपकी तरफ फैल गई और लोग हमारे कैंप में जमा होने शुरू हो गए। सेवा दल के स्वयं सेवक इस बात पर हट कर रहे थे कि हमें एक जुलूस के रूप में लाजपत राय नगर के गेट तक ले जाया जाए और वहां हमें पुलिस के हवाले किया जाए। डॉक्टर भार्गव और सरदार मंगल सिंह पहले तो इसके लिए तैयार ना हुए, परंतु बाद में मान गए। हमारा काफिला अपनी नई मंजिल की ओर चल पड़ा। सेवा दल के कोई 2000 स्वयं सेवकों ने हमें घेर रखा था। गीत गाते, नारे लगाते, हम दोनों पर फूलों की वर्षा करते हुए वे लाजपत नगर के गेट तक ले आए। मेरे पिताजी और मेरी बहन भी मेरे साथ थे। गेट पर पहुंचने के बाद सेवा दल की लड़कियों ने हमें तिलक किया। डॉक्टर
भार्गव और सरदार मंगल सिंह ने हम दोनों को ले जाकर दूसरी ओर खड़ी पुलिस की गाड़ी में बैठने को कहा। मैंने डॉक्टर भार्गव को हथकड़ियों से जकड़े हाथों से नमस्कार किया, परंतु उनकी आंखों में आंसू झलक रहे थे। फिर सशस्त्र पुलिस की पहरे में हमारी गाड़ी चल पड़ी। मैं लाजपत राय नगर की ओर देख रहा था। उसके गेट के बाहर मेरे पिताजी और मेरी बहन बेबसी की हालत में यह सब देख रहे थे। वे वहीं खड़े रहे और मैं चला गया। कुछ ज्ञात न था कि हम किधर जा रहे हैं। पुलिस की लॉरी ने फिर से शहर के चक्कर काटने शुरू कर दिए। 1 वर्ष पूर्व भी मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। इतिहास अपने आप को पुनः दोहरा रहा था, केवल इस अंतर के साथ कि गत वर्ष मुझे पुलिस की हवालात के दर्शन करने पड़े थे। इस बार हमारी गाड़ी के चक्कर काटती हुई बोरिस्टल जेल के आगे आकर खड़ी हो गई। ऐसा लगने लगा था कि पुलिस की नजर में मेरा दर्जा कुछ बढ़ गया है। पिछले वर्ष मुझे हवालात में रखा गया था, इस बार मुझे जेल में भेज दिया गया। इस दृष्टि से मेरी दूसरी गिरफ्तारी थी, परंतु जेल की पहली यात्रा थी। लॉरी से उतारकर हमें जेल के अंदर ले जाया गया। हमारी हथकड़ी उतार दी गई और जेल के गिरफ्तार एक बेंच पर एक और बिठा दिया गया। थोड़ी देर के बाद वहां एहसान अली भी आ गए। फिर पुलिस धनवंतरी को भी ले आई। सुखदेव राज भी वहां पहुंच गए। उन दिनों रामकृष्ण नाम के एक प्रसिद्ध कम्युनिस्ट वर्कर हुआ करते थे, जिनके बाद में रूस जाते हुए देहांत हो गया था। पुलिस उन्हें भी वहां ले आई। इस तरह धीरे धीरे रौनक बढ़ने लगी। एक कवि के शब्दों में, मैं अकेला ही चला था जनाबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। गत वर्ष मैंने अपनी गिरफ्तारी के दिन हवालात में ही काटे थे। इस बार अपने बहुत से साथियों को वहां देखकर मैंने सोचा, खूब गुजरेगी, जो मिल बैठेंगे दीवाने दो। हम जब जेल पहुंचे तो सबसे प्रथम हमारे प्रश्न जो था वह था कि हमें अलग अलग कोठरियों में रखा जाएगा या एक ही बैरक में एक साथ। हम सभी एक साथ रहना चाहते थे। इन दिनों लाहौर का एक प्रसिद्ध षड्यंत्र केस भी चल रहा था, जिसमें सरदार भगत सिंह, श्री बटुकेश्वर दत्त आदि भी अभियुक्त थे। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त को केंद्रीय विधानसभा असेंबली में बम फेंकने के मामले में आजीवन कैद का दंड मिल चुका था, इसलिए इन्हें सेंट्रल जेल में रखा गया था, परंतु इनके शेष साथियों को बोरिस्टल जेल में ही रखा गया था। हमने पहले यह मांग की कि क्योंकि हम राजनीतिक बंदी हैं, इसलिए हमें भी लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों के साथ रखा जाए, परंतु जेल अधिकारी इसके लिए तैयार न हुए। इस पर हमने यह मांग की कि हमें एक ही बैरक में इकट्ठा रखा जाए, परंतु हमारी यह मांग भी अस्वीकार कर दी गई और हमें अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया गया। कोठरियों भी ऐसी थी जिनमें एक कब्र की तरह एक चबूतरा बना हुआ था, जिस पर हम सो सकते थे। हमें मोटे टाट की एक चटाई और 2-2 कंबल दे दिए गए, जिनसे दुर्गंध आती थी और रात को सोना भी दुष्कर होता था। इसी के साथ एक लोहे की बाटी थी जिसमें हम अपना पानी पी सकते थे। कोने में टीन का एक बर्तन पड़ा था जो रात में आवश्यकता पड़ने पर आवश्यक कार्य के लिए प्रयोग हो सकता था, परंतु जहां तक वस्त्रों की कठिनाई थी वह 2 दिन के बाद हल हो गई। हमें घर से वस्त्र मंगाने की अनुमति दे दी गई, परंतु फिर भी अलग अलग कोठरियों में बंद थे। बंद होने से पहले आपस में फैसला कर लिया था कि यदि हमें इकट्ठा ना रखा गया तो हम भूख हड़ताल कर देंगे। हमने 24 घंटे प्रतीक्षा की और इसके बाद खाना खाने से इनकार कर दिया। हम में से कुछ के घर वालों ने खाने का सामान भेजा था। जब वह लौटा दिया गया तो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि जो नवयुवक 24 दिसंबर को गिरफ्तार किए गए हैं, उन्होंने भूख हड़ताल शुरू कर दी है। कांग्रेस के नेता लाहौर में एकत्र हो रहे थे। सरकार ने समझा कि कोई नई समस्या खड़ी ना हो जाए। उसने हमारी मांग स्वीकार कर ली। हमें एक बैरक में इकट्ठा कर दिया गया। इसके बाद दिन बड़े मजे में बीतने लगे। सारा दिन सोने या गप लगाने या कभी कभी कोई पुस्तक पढ़ने के अलावा और कोई काम ना था। दिसंबर का महीना था। बाहर धूप में कंबल बिछाकर सो जाते थे। बैरक में सोने के लिए हमें चारपाइयां मिली हुई थी। इन्हें एक दूसरों के साथ जंजीरों से बांधा हुआ था। जेल वालों को भय था कि कहीं कोई दीवार के साथ चारपाई रखकर बाहर भाग ना जाए, इसलिए चारपाइयों को एक दूसरे से बांधकर रख दिया करते थे।
हमें एक दिन पता चला कि 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का ध्वज लहराएंगे और इसके साथ ही भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की मांग भी करेंगे। हमने सोचा यद्यपि हम जेल में हैं, फिर भी हमें कुछ ना कुछ तो अवश्य करना चाहिए। जेल की एक नई बैरक लाहौर षड्यंत्र केस के विचाराधीन कैदी बंद थे। हमने उन्हें एक कैदी के द्वारा संदेश भेजा कि 31 दिसंबर की रात को 12 बजे स्वतंत्रता उत्सव मनाना चाहते हैं, वे भी उस समय तैयार रहें। इधर से हम नारे लगाएंगे, उधर से वो नारे लगाएंगे और साथ ही सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है यह गीत गाना शुरू कर देंगे। उनका उत्तर हमें मिल गया कि वे तैयार हैं। 31 दिसंबर का दिन आ गया। हम रात के 12 बजे की प्रतीक्षा करने लगे। सारा दिन हम यही सोचते रहे कि आज रात को रावी के तट पर क्या होगा। मन में कई प्रकार के विचार उठते थे, परंतु हम कुछ ना कर सकते थे। जेल के घड़ियाल ने 12 बजाए। किरण चंद्र दास ने वंदे मातरम का गीत गाना शुरू कर दिया। एक बंगाली के स्वर में बड़ा ही प्यारा लग रहा था। इसके बाद हम सब ने मिलकर गाना शुरू किया। मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला, इसी रंग में रंग के शिवा ने माँ का बंधन खोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। यह गीत समाप्त हुआ तो हमने इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसके बाद सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इधर से हमने गाना शुरू किया, उधर से लाहौर षड्यंत्र केस के अभियुक्तों ने गाना शुरू कर दिया। इस पर सारी जेल जाग उठी। जेल के अफसर भागे भागे आए कि यह क्या हो गया है। जेल के दरोगा साहब, जिनका नाम संभवतः खैरुद्दीन था, पहले तो बहुत अकड़ा करता था, परंतु उस समय हमारे सामने हाथ जोड़ने लगा कि हम क्या कर रहे हैं। सरकार को पता चलेगा तो उसकी नौकरी जाती रहेगी, परंतु उस समय हम उनकी कोई बात सुनने को तैयार नहीं थे। अंत में उन्होंने धमकी दी कि हम सबको फिर अलग अलग कोठरियों में बंद कर दिया जाएगा, परंतु सभी एक दूसरे की बाहों में बाहें डालकर बैठ गए और गीत गाते रहे। सरफरोशी की तमन्ना का गीत समाप्त हुआ तो हमने गाना शुरू कर दिया, फकीर कौम के हैं दुनिया रमाएंगे। और यह क्रम रात के 3 बजे तक चलता रहा। बाहर रावी के किनारे लोगों ने स्वतंत्रता की घोषणा किस ढंग से की हमें इसका पता नहीं, किंतु हम जो जेल में थे हमने इस स्वतंत्रता समारोह का अंत में इस गीत के साथ समाप्त किया। बागवा ने यह अनोखा सितम इजाद किया, आसियां फूंक के पानी को बहुत याद किया। दरे जिंदा पे लिखा है किसी दीवाने ने, नहीं आजाद है जिसने उसे आजाद किया। इस प्रकार हमने अपनी जेल के इस जीवन के 3 सप्ताह काट लिए। दिल्ली में जो बम फटा था उसके संबंध में पुलिस ने स्थान स्थान पर गिरफ्तारियां तो की थी, परंतु वास्तविक अभियुक्त इसके हाथ नहीं आ रहे थे। जेल में कुछ पुलिस के अधिकारी हमें 1-2 बार मिलने भी आए, हमसे प्रश्न भी किए, परंतु उनके पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा और अंत में हमें 3 सप्ताह बाद जमानतों पर रिहा कर दिया गया। बलिदान और संघर्ष का प्रतीक जितेंद्र नाथ दास। 1928 से लेकर 1932 तक इस देश में जो क्रांतिकारी नवयुवक सामने आए, उन्होंने स्वतंत्रता के इतिहास में लिखने में कुछ भूमिका निभाई। वे केवल जुबानी जमा खर्च करना ना जानते थे, एक एक ने स्वाधीनता का इतिहास अपने खून से लिखा था। किसी ने फांसी पर चढ़कर, किसी ने पुलिस या सेना की गोली खाकर और किसी ने भूख हड़ताल कर अपनी जान देकर। बंगाल के एक महान सपूत जितेंद्र नाथ उनमें से एक थे। उनके साथी प्यार से उन्हें जितेंद्र दा या जितेंद्र दास कहकर पुकारा करते थे। उनके छोटे भाई किरण चंद्र दास और मैं दोनों 23 दिसंबर को लाहौर में इकट्ठे ही गिरफ्तार हुए थे, परंतु इससे पूर्व वे कई मास तक पंजाब में रहे, इसलिए लाहौर उनका दूसरा घर बन गया था। लाहौर के लोग उनसे प्यार करते थे, वे लाहौर वालों से। भगत सिंह और बी.के. दत्त को जब विधानसभा में बम फेंकने के आरोप में उम्र कैद की सजा दी गई तो उन्हें दिल्ली में मियांवाली और लाहौर की सेंट्रल जेलों में स्थानांतरित कर दिया गया।
उन्होंने देखा कि जेलों में राजनीतिक बंदियों के साथ अत्यंत पाशविक व्यवहार किया जाता है। उन्होंने इसके विरुद्ध अनशन कर दिया और कहा कि जब तक सरकार यह वायदा नहीं करती कि वह राजनीतिक कैदियों के साथ बेहतर व्यवहार करेगी और साधारण अपराधी समझकर उनसे यह व्यवहार नहीं करेगी जो वह चोरों और डाकुओं के साथ करती है, उस समय तक वे अपनी भूख हड़ताल समाप्त नहीं करेंगे। अभी उनका अनशन चल रहा था कि लाहौर में षड्यंत्र कांड का मुकदमा शुरू हो गया, जिससे देश भर में कोई 15 नवयुवक सरकार के विरुद्ध षड्यंत्र करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए गए। भगत सिंह और बीके दत्त को भी इसमें शामिल कर लिया गया। भगत सिंह अनशन की हालत में ही मियांवाली जेल से लाहौर सेंट्रल जेल में लाए गए। लाहौर षड्यंत्र कांड 10 जुलाई 1929 को शुरू हुआ। उस समय भगत सिंह और बीके दत्त भूख हड़ताल पर थे। जब सरकार उनकी कोई मांग स्वीकार करने को तैयार न हुई तो 13 जुलाई 1929 को षड्यंत्र कांड के सभी बंदियों ने अनशन की घोषणा कर दी। जितेंद्र नाथ दास भी उनमें से एक थे। धीरे धीरे यह लहर सारे देश में फैलने लगी। जहां जहां भी राजनीति बंदी कैदी थे, उन्हें भूख हड़ताल शुरू कर दी। जिन दिनों कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में हो रहा था, पंडित मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू दोनों इन भूख हड़ताली नवयुवकों से मिलने अदालत आते थे। उन्होंने इनकी मांगों को समझने का प्रयास किया और बाद में कांग्रेस ने समर्थन में भी प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। भूख हड़तालियों की स्थिति दिन प्रतिदिन बिगड़ने लगी। ये नवयुवक समझते थे कि इन्होंने मरना तो है ही, फांसी पर चढ़कर ना मरे तो भूख हड़ताल करके मर गए। यदि अपनी भूख हड़ताल के द्वारा वे राजनीतिक बंदियों के साथ जेलों में बेहतर व्यवहार का वायदा सरकार से ले सकें तो स्वतंत्रता की लड़ाई और भी सरल हो जाएगी। अतः सरकार को झुकना पड़ा और उसने 9 अगस्त 1929 को घोषणा की कि वह इस सारे प्रश्न पर विचार करने के लिए समिति नियुक्त कर रही है। इसकी जो भी सिफारिशें होंगी उन्हें लागू कर दिया जाएगा। इस समिति में उन्होंने पंजाब विधानसभा के 2 कांग्रेसी सदस्यों को भी रखा। कुछ दिन बाद इस समिति के कुछ सदस्य जेल में उन नवयुवकों से मिले जो उन्हें कम से कम उस समय तक अनशन स्थगित करने के लिए तैयार कर लिया जब तक कि कमेटी अपनी रिपोर्ट नहीं देती। उन्होंने कहा कि यदि कमेटी कोई रिपोर्ट उनकी इच्छा के अनुसार ना हुई तो वह पुनः अनशन शुरू कर सकते हैं। 2 सितंबर को सब बंदियों ने अपनी भूख हड़ताल छोड़ दी, परंतु जितेंद्र नाथ दास इसके लिए तैयार ना हुए। उनकी हालत उस समय काफी बिगड़ चुकी थी। कई डॉक्टरों का यह कहना था कि अगर वे भूख हड़ताल छोड़ दें तो भी नहीं बच सकेंगे। अंत में एक दिन भगत सिंह को तैयार किया गया कि वे जितेंद्र नाथ दास को जाकर समझाएं। भगत सिंह गए और उनके पास जाकर खामोशी से खड़े हो गए। जितेंद्र दास उस समय अर्धमुक्षित अवस्था में थे। भगत सिंह काफी देर सोचते रहे कि वे जितेंद्र दास से कहें या ना कहें। एक ओर अपने साथी के प्राण बचाने का प्रश्न था, दूसरी ओर अपने साथी के संकल्प बचाने का। जीवन के लिए भगत सिंह के मन में कोई आकर्षण ना था और ना ही जितेंद्र दास के मन में। दोनों ही इस जीवन को देश के लिए बलिदान करना चाहते थे। वहां खड़े भगत सिंह देखते रहे कि उनका साथी तो जा रहा है, अब इसे बचाना शायद आसान ना होगा। फिर भी वे कुछ साहस बटोर कर जितेंद्र दास के पास बैठ गए और बड़े प्यार से कहने लगे, मरना तो हम सब ने है, इस तरह लड़ने की बजाय क्यों ना लड़ते लड़ते मरे। जब तक जीवित रहेंगे कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे, इसलिए सोचने की जरूरत है कि भूख हड़ताल के द्वारा मरना है या फिर काम करते हुए। भगत सिंह के तर्क का जितेंद्र दास पर कोई प्रभाव न हुआ। उनके कहने पर वे केवल अनीमा लेने को तैयार हुए, परंतु भूख हड़ताल छोड़ने को तैयार न हुए। और उसके बाद उनके किसी भी साथी ने उन्हें भूख हड़ताल छोड़ने को नहीं कहा। डॉक्टर गोपीचंद भार्गव, लाला दूनी चंद अम्बावली और कुछ अन्य कांग्रेसी नेता मिलकर उन्हें अनुरोध करते रहे कि वे अनशन छोड़ दें, विशेषकर जब सरकार ने उनकी मांग पर विचार करने के लिए कमेटी बना दी है, परंतु वे तैयार न हुए।
इस बीच सरकार ने समझा कि अब जितेंद्र नाथ दास का अंतिम समय निकट आ रहा है, इसलिए उसे जेल में मरने नहीं देना चाहिए। इनके छोटे भाई किरण चंद्र दास को बुलाकर कहा गया कि सरकार इनको जमानत पर रिहा करने को तैयार है, इसके प्रबंध करें, परंतु वे इसके लिए तैयार ना हुए। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनके भाई को बिना शर्त रिहा कर दे तो कर दे, वरना उसे जेल में ही मरने दे। जितेंद्र दास ने भी अपने भाई को बुलाकर कह दिया कि उसे जमानत पर रिहा ना करवाया जाए। जितेंद्र दास के पिता ने कलकत्ता में संदेश भेजा कि किसी भी हालत में जितेंद्र को रिहा ना कराया जाए। जब सरकार ने देखा कि किरण दास अपने भाई को रिहा करने को तैयार नहीं है, उसने 2 ऐसे व्यक्ति तैयार कर लिए जो जितेंद्र की जमानत देने को राजी हो गए। परंतु जब किरण दास को पता चला तो उन्होंने इसका जोरदार विरोध किया और कहा, इस तरह से उसका भाई जेल के बाहर नहीं जाएगा। यदि उसे रिहा करने की कोशिश की गई तो वह प्रतिरोध करेगा, और यदि इस प्रयास में उसके प्राण चले गए तो वह इसके लिए सरकार को उत्तरदायी ठहराएगा। इस पर सरकार घबरा गई और उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने पहले जितेंद्र दास की भूख हड़ताल खत्म कराने का भारी प्रयास किया। जब इसमें सफल ना हुई तो जमानत पर रिहा करना चाहा ताकि जेल में उसकी मौत की बदनामी ना झेलनी पड़े, परंतु अंत में इसमें भी सफल ना हुई और जितेंद्र दास नाथ 68 दिन की भूख हड़ताल रहने के बाद 13 सितंबर 1929 को इस संसार से विदा हो गए। एक शानदार जीवन का एक अत्यंत शानदार अंत था। जीवन और मृत्यु के बीच जो संघर्ष होता रहा उसमें अंत में मृत्यु प्रभावी हो गई, परंतु जीवन में अपने साहस और वीरता का जो प्रदर्शन किया उसका उदाहरण इस देश में और कोई ना मिला था। मौत जितेंद्र दास नाथ के शरीर को नकारा करने में सफल हो गई, परंतु उनके आत्मबल को किसी भी तरह कमजोर करने में सफल ना हो सकी। इतना बड़ा बलिदान व्यर्थ ना जा सकता था। जितेंद्र दास की मौत की खबर सारे देश में जंगल की आग की तरह फैल गई।